नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी समाधान प्रीलिम्स 2023 की सीरीज में। इसमें दोस्तों हम लोग आपके साथ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूपीएससी 2023 के एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। इसमें हमने पहले ही आपको बताया है कि हम ये सारे के सारे टॉपिक्स में से इन 100 टॉपिक्स को निकालने वाले हैं। जो फिलहाल हमारा सिलसिला चल रहा है वो इकोनॉमी के साथ चल रहा है और आज के इस लेक्चर में भी हम लोग इकोनॉमी के ही कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक रिवीजन क्लास है, बहुत समय नहीं दे रहा हूं टॉपिक्स को। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले चीजें पढ़ रखी हैं, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवा रहा हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो यहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे टॉप में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच साथियों 15 दिन में ये बैच स्टार्ट होने वाला है। अगेन अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी बैच, जिसमें कि दोस्तों हम लोग आपकी प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी संपूर्ण तरीके से करवाएंगे। 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी और इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है। कोई भी डाउट है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जाकर फिल आउट कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। सेम बैच बाय द वे हिंदी में भी अवेलेबल है और वहां पर भी आपको सेम जो कंटेंट है वो हिंदी में भी अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज भी हिंदी भाषा में भी अवेलेबल करवाई जाएगी। उसका भी प्राइस दोस्तों 8,000 रुपए ही रखा गया है। ध्यान रखिए, हिंदी बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ऑल राइट, तो आज के हमारे टॉपिक्स जो होने वाले हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक्स मैं लेकर आया हूं। एक दो टॉपिक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी टॉपिक्स मोटा मोटा सिंपल हैं। यूएस बिकेम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, ये पिछले साल मतलब कि ये इन्होंने 21-22 का जो डेटा सामने आया था उसके बेसिस पे जो न्यूज बनी थी वो था, लेकिन इनफैक्ट जो 22-23 का जो प्रोविजनल डेटा है वो भी हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज कर दिया है और दोस्तों वहां पर भी सेम ही चीज सामने आई है, तो उसके बारे में ब्रीफली बात कर लेंगे। BMC11 प्रोजेक्ट, ये मुझे काफी उम्मीद है कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। एंजल टैक्स अगेन काफी रेलेवेंट टॉपिक है। ऑलरेडी एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुकी है, तो एंजल टैक्स क्या चीज है उसके साथ ही संबंधित है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स पिछले 3-4 साल से उम्मीद करते आ रहे हैं, हर बार इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस बार कुछ नए दिशा निर्देश सामने आए हैं, इस क्षेत्र को लेकर सरकार के द्वारा निकाले गए हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं यही बताने वाला हूं। इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। 2013 से लेकर आप ऐसा मान लीजिए 2022 तक यूपीएससी ने इस टॉपिक को जीएस में, प्रीलिम्स में, मेंस में, उसके बाद आपके ऑप्शनल में जगह जगह पे पूछा है। तो ये टॉपिक हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इस बार 2-3 नई इनॉग्रेशंस हुई हैं जो कि खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई हैं, तो वो भी रेलेवेंट बन जाता है। लीड्स का इंडेक्स अगेन काफी रेलेवेंट है। ये मुझे अगेन लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कोई ऑप्शन बन सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में ब्रीफली बात करी जाएगी। HDR रिपोर्ट फाइनली बात कर लेंगे। ये कस्टमरी होता है कि हर साल आती है, हर साल देखनी होती है। लास्ट में रखा है मैंने टॉपिक, ब्रीफ सा टॉपिक है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर साल ही रिपोर्ट सामने आती है तो हमारे लिए पढ़नी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल राइट, सो म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर आप देख सकते हैं NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस के द्वारा कंट्री का पहला एवर निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स दोस्तों लॉन्च किया गया है। NSE इंडाइसेस लिमिटेड, ये NSE की ही आर्म है। NSE आपको नहीं मालूम तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंट्रीज फर्स्ट एवर म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, ब्रीफली बताना चाहूंगा, आपने दोस्तों नाम सुन रखा होगा ऑफ सेंसेक्स, आपने नाम सुन रखा होगा ऑफ निफ्टी 50। तो जो सेंसेक्स है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक है। सिमिलरली जो निफ्टी 50 है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक है। निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं, सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज हैं। दोनों को लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। सेंसेक्स का जो आंकड़ा आजकल 60,000 के आसपास चल रहा है, निफ्टी 50 का जो आंकड़ा है वो आजकल 18,000 के आसपास चल रहा है। दोनों को कैलकुलेट करने की जो मेथोडोलॉजी है ना वो अलग है। सेम तरीके से इन्होंने एक नया इंडेक्स निकाला है हमारे म्युनिसिपल बॉन्ड्स को। तो हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा रिलीज किए जाने वाले जो बॉन्ड्स हैं
उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा इस म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के माध्यम से। इंडेक्स का बेस डेट दिया गया है जनवरी 1, 2021, बेस वैल्यू 1000 रखा गया है एंड इंडेक्स विल बी रिव्यूड क्वार्टरली। तो ये इनफैक्ट सेबी ने ही साथ में डेटाबेस को भी लॉन्च किया है म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर। वो बताता है कि भाई इंडिया में कौन से म्युनिसिपल बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। उसको और बेहतर तरीके से आंकने के लिए आपका ये न्यू निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स, जो कि हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा निकाले गए हैं। इंडिया में फिलहाल 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं बाय 10 इशूअर्स, जिनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो AA कैटेगरी, AA कैटेगरी मतलब अच्छी कैटेगरी मानी जाती है। अलग अलग तरह की क्रेडिट रेटिंग्स दी जाती हैं जिसमें कि हमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ ये AA, BBB, BB इस तरह की रेटिंग्स होती हैं जो कि दी जाती है। हर तरह की चीज को रेट किया जाता है दोस्तों, जैसे ये बॉन्ड्स की रेटिंग होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की रेटिंग भी होती है, कंपनीज की रेटिंग होती है, कंट्रीज की रेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बैंकों के द्वारा निकाले जाते हैं उनकी रेटिंग भी करी जाती है। तो अलग अलग चीजों की रेटिंग हमें यहां पे देखने को मिलती है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या चीज होती है इसको ब्रीफली समझा देता हूं आपको। म्युनिसिपल बॉन्ड्स बेसिकली इस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो ये मान लीजिए एक म्युनिसिपैलिटी है, इसको पैसा रेज करना है। ये क्या करेगा, इन्वेस्टर्स को म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू कर देगा और बदले में इसको बॉन्ड प्रोसीड मिल जाएंगे। लेट अस से कि इसने 1000 करोड़ के कोई बॉन्ड प्रोसीड्स हैं जो कि यहाँ पे इशू म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए हैं, इसको 1000 करोड़ रुपया मिल गया है। एजेंडा क्या है, म्युनिसिपैलिटी बेसिकली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जाकर के इस 1000 करोड़ को इन्वेस्ट करेगी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये बॉन्ड है तो इनको इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंश्योर करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये डेजिग्नेटेड एक रेवेन्यू होता है, उसको एस्क्रो अकाउंट में डालते रहते हैं। वहां से एस्क्रो अकाउंट से निकलकर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स बॉन्ड होल्डर्स को टाइम टू टाइम मिलता रहता है। इसमें कुछ रेवेन्यू म्युनिसिपैलिटी से आता है एस्क्रो अकाउंट में और कुछ रेवेन्यू इसमें प्रोजेक्ट रेवेन्यू का भी फ्लो करता रहता है, विच मेक्स श्योर कि ये वाले जो इन्वेस्टर्स हैं इनका जो पैसा है वो यहाँ पे खराब ना हो, वो सुरक्षित रहे। प्रिंसिपल के साथ साथ इनको कुछ ब्याज भी मिलता रहे। ये सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारा जो सेबी है उसी के द्वारा दोस्तों इसको रेगुलेट किया जाता है। गलती मत करना, कभी कभी आप सोच सकते हैं कि ये जो बॉन्ड मार्केट है ये कौन रेगुलेट करता है, तो म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को इंडिया में सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये अभी इंडिया में काफी नई मार्केट है, 2015 के बाद ही हमने इस चीज को देखा है कि बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज इस रूट को फॉलो कर रही हैं सो दैट वो पैसे को सडनली जो है वो मार्केट से उठा सकें। म्युनिसिपल बॉन्ड्स के केस में एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि ये गवर्नमेंट गारंटी कैरी नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा था ना, हमने 1-2 क्लास पहले देखा था सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। दोस्तों जब हमने बॉन्ड्स के आगे वर्ड सोवरन लगा दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट गारंटी कैरी करते हैं, मतलब कि कल को आपको पैसा गवर्नमेंट गारंटी देता है कि देगा ही देगा वापस। म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं दोस्तों लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा इशू होते हैं, इसीलिए सोवरेन गवर्नमेंट गारंटी नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट की या फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी आपको नहीं दी जाती है। प्रोसेस को समझ लेना, इसमें से कहीं से सवाल आ सकता है। म्युनिसिपल मार्केट को कौन, बॉन्ड मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, गारंटी होती है नहीं होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि मालूम होने जरूरी है। अगला टॉपिक है यूएसए बिकेम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ये दोस्तों ऑफिशियल डेटा है, फाइनल डेटा है, 21-22 का डेटा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा है जिसको फाइनेंशियल ईयर 22 भी सिंपल भाषा में कहा जाता है। अच्छी बात यह थी कि इसमें यूएसए ने सरपास किया था चाइना को, बिकॉज चाइना से आने वाली चीजों पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी जा रही थी एंड चाइना के साथ व्यापार को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा था। तो यूएसए वाज नंबर 1, नंबर 2 वाज चाइना, नंबर 3 पे यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इराक एंड सिंगापुर। तो ये जो यूएई, सऊदी और इराक है, आई थिंक आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये टॉप 5 में क्यों है, क्योंकि इनसे हम लोग काफी भारी मात्रा में कच्चा तेल मंगवाते हैं। जो दोस्तों 22-23 का डेटा है, ऑफिशियल डेटा अभी बाद में रिलीज होगा, प्रोविजनल डेटा सामने आ चुका है। यूएसए हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY23, यानी कि 2022-23 में भी ये इंडिया बेसिकली क्या हुआ है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनके सामने आया है। और प्रोविजनल डेटा है $128 बिलियन पे। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अगेन चाइना दूसरे नंबर पर ही है। एक्सपोर्ट्स जो है यूएसए को बड़े हैं और एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स भी हमारे यूएसए से बड़े हैं। टोटल व्यापार जो आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट 76.18 बिलियन के हैं, इंपोर्ट्स जो हैं ये 50.24 बिलियन के हैं। तो अच्छी बात यह है कि जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, उसके साथ दोस्तों हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स आर
हायर देन इंपोर्ट्स। वहीं चाइना के केस में जो ये सिलसिला है ये काफी खराब है, हमारे इंपोर्ट्स चाइना से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये भी बड़ी बात है, बिकॉज अमेरिका इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। बाकी भी जो हमारे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में यूएई, सऊदी वगैरह आते हैं, हम लोग ट्रेड सरप्लस नहीं रखते हैं, बिकॉज उनसे मेनली हम लोग कच्चा तेल मंगवाते हैं, उनको देने के लिए हमारे पास उतना सामान नहीं है। हाँ, यूएई के साथ हमने एफटीए साइन किया, लास्ट ईयर की बात है, तो हम लोग हमारे व्यापार को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हम लोग यूएसए के साथ करते हैं उस लेवल का ट्रेड सरप्लस तो कभी भी उन कंट्रीज के साथ अचीव होना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। अगर बात करें इंडिया और यूएसए के बीच में मेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आइटम्स क्या है, तो एक्सपोर्ट होने वाली चीजें जो इंडिया से यूएसए जाती हैं दोस्तों, पेट्रोलियम, मेनली पेट्रोलियम के रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कच्चा तेल हम नहीं भेजते, हम लोग रिफाइंड प्रोडक्ट्स भेजते हैं। पॉलिश्ड डायमंड्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है, ज्वेलरी की बहुत डिमांड है, लाइट ऑयल्स एंड पेट्रोलियम, फ्रोजन श्रिम्प, इसको लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। वी हैव आल्सो मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन पाथफाइंडर, जरूर देखिएगा, ठीक है। इंपोर्ट्स की बात करें तो अगेन पेट्रोलियम ही है, बल्कि यूएसए से हम लोग पेट्रोल लेते हैं। रफ डायमंड्स हैं, एलएनजी है, गोल्ड, कोल, वेस्ट एंड स्क्रैप, आलमंड्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हम लोग अमेरिका से लेते हैं, उनकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग करके हम लोग वापस अमेरिका में ही भेज देते हैं, बिकॉज उनकी रिफाइनिंग प्रोसेसिंग अमेरिका में महंगी होती है, तो अमेरिकन मार्केट में जब हम उनको भेजते हैं तो ज्यादा कंपेटिटिव प्राइस पे बेच पाते हैं। ये आपकी कहानी है इंडिया यूएसए के आपसी व्यापार की। अगेन रिपीट करूंगा, इस साल का जो फाइनल डेटा है वो सामने नहीं आया है, वो जुलाई अगस्त तक सामने आएगा, प्रोविजनल डेटा अप्रैल में ही सामने आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों BM-SEAL 11 प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी हाई पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ सवाल पूछा जा सकता है। CCEA के द्वारा अप्रूवल दिया गया है ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बाय भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ BM-SEAL 11 कंसेशन प्रोजेक्ट इन ब्राजील। ये होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ BPCL है दोस्तों, जो हमारी खुद की PSU कंपनी है, ऑयल कंपनी BPCL, उसी की सब्सिडरी है BPRL, जिसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है इन BM-SEAL 11, जो कि ब्राजील का एक प्रोजेक्ट है। कैबिनेट अप्रूव्स 12,000 करोड़ बाय BPCL's यूनिट इन डेवलपमेंट ऑफ ब्राजीलियन ऑयल ब्लॉक। ये खबर पिछले साल जुलाई की है। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की जो ऑयल नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और हम लोग डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि हमें इन चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना है, हमें हमारे ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है, एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इनफैक्ट केवल ब्राज़ील के साथ ही नहीं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ भी हमारी बातचीत चलती रहती है। कोलंबिया हुआ, गयाना हुआ, इवन यहाँ तक कि नामीबिया के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है कि हम लोग किस तरीके से तेल की सोर्सिंग को कर सकते हैं, सो दैट हमें रशिया हो गया या फिर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हो गई, उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है एंजल टैक्स का। वेरी वेरी क्विकली बता दूं दोस्तों, होता क्या है कि जैसे स्टार्टअप्स वगैरह के थ्रू क्या होता है कि स्टार्टअप्स जब बेसिकली पैसा उठाते हैं मार्केट से, तो एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे पैसे को उठाया जाता है। जो लोग उसमें स्टार्टअप में निवेश करते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि शुरुआती तौर में निवेश करते हैं। तो ये वाले जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं इनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो एंजल इन्वेस्टर्स आर वेल्दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स फोकस ऑन फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेस वेंचर्स इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। कोई स्टार्टअप है, उसकी वैल्यू लेट अस से 100 करोड़ है, एक इन्वेस्टर आया, उसने कहा कि मैं 10 करोड़ डालने को तैयार हूं, बदले में आप मुझे 10% का इक्विटी कंपनी में दे दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या कहा है कि बहुत सारा पैसा जो है वो फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहा था, स्टार्टअप्स में निवेश हो रहा था। प्रस्ताव रखा गया है टू ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स अंडर द एम्बिट ऑफ द एंजल टैक्स विच हिथर्टो अप्लाइड ओनली टू इंडियन रेजिडेंट्स। अभी तक जो था वो केवल इंडियन रेजिडेंट्स पे ही अप्लाई हो रहा था कि अगर आप निवेश करते हैं तो आप पे टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अब अगर बाहर से भी कोई निवेशक आकर के, कोई विदेशी निवेशक है भारत में आकर के निवेश करना चाहता है, तो उसके ऊपर भी एंजल टैक्स को लगाया जाएगा। हमारे लिए जानना केवल ये जरूरी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और किन प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सरकार ये चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनअकाउंटेड मनी हो, कोई ऐसा पैसा हो जो कि शायद गलत तरीके से कमाया गया हो, वो स्टार्टअप्स में नहीं आना चाहिए, वो भारत के अंदर एंट्री उसकी नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, प्रावधान कौन से हैं? तो ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही बेसिकली एंजल टैक्स को लाया जा रहा है। इट टैक्सेस द फंड्स रेज्ड बाय स्टार्टअप इफ दे एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो उस केस में ये वाला आपका टैक्स जो है बेसिकली लाया जाएगा। एंजल इन्वेस्टर्स को लेकर आई थिंक यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है, इसीलिए मैंने इस चीज को दोबारा से आपके सामने पेश किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं फरवरी 3 ये बजट में फिर से चीज को सामने लाया गया था कि एंजल टैक्स को लाया जाएगा। आई थिंक अभी तक लाया नहीं गया है, लेकिन यू मस्ट नो द आइडिया कि एंजल टैक्स बेसिकली किस एक्ट के तहत लागू किया जाता है।
टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर जो खबर सामने आई थी वो 5 जनवरी 2023 की है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसा कि नाम बताता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स को अनाउंस किया है। जनरल गाइडलाइंस फॉर एनेबलिंग ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जनरल गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ इंटर्नशिप सपोर्ट, इसके लिए बल्कि काफी सारा करोड़ों में पैसा एलोकेट भी किया गया है। हम ये जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या है और गवर्नमेंट इसको प्रमोशन के लिए कर क्या रही है। तो फर्स्ट थिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल्स बेसिकली ऐसी टेक्सटाइल्स होती हैं, नॉर्मल कपड़ा नहीं होता, मतलब कि जिनका कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन को ध्यान में रखते हुए उन टेक्सटाइल्स को डिजाइन किया जाता है। आपको बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूं, आजकल आपने एड्स देखी होंगी, टीवी पे भी आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, कि आपकी शर्ट ऐसी है कि अगर उस पर आप पानी भी गिरोगे तो पानी शर्ट के अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो वाटर रेजिस्टेंट है। चाय गिरोगे, चाय अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, या फिर कपड़े में से स्मेल नहीं आती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये नॉर्मल टेक्सटाइल्स नहीं है, ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। और कई सारे जगह जगह पे कपड़ा इस्तेमाल होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक सिंपल उदाहरण, फाइटर जेट में लगने वाली जो सीट होती है उसके ऊपर जो लगा हुआ कपड़ा है वो नॉर्मल कपड़ा नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी अलग टाइप का कपड़ा जो कि प्रेशर को, अलग अलग तरह की चीजों को, टेम्परेचर को विदस्टैंड करने के लिए बना हुआ है। तो इस तरह की चीजों को भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स की कैटेगरी में डाला जाता है। तो अलग अलग एरियाज में लगने वाले, ठीक है, कपड़े, जैसे मोबाइल टेक, इंडस्ट्री टेक, प्रो टेक, मेड टेक, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज होने वाले, हॉस्पिटल में यूज होने वाला कपड़ा है ना, सर्जिकल जो कपड़े होते हैं सर्जरी के टाइम पे यूज होते हैं, बिल्ड टेक, जियो टेक, एग्रो टेक, पैक टेक, पैकिंग के लिए, स्पोर्ट टेक, आपने वो कपड़े देखे होंगे जो स्विमर्स वगैरह पहनते हैं, ये स्पैंडेक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, क्लोथ टेक, होम टेक, अलग अलग तरह का कपड़ा, ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ब्रॉड एरिया में आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया टेक्सटाइल्स में तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काफी पीछे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट साइज हम लोग लेके जाना चाहते हैं टू 40 to 50 बिलियन डॉलर बाय 2024, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 15 to 20% पर एनम। और हम लोग ऑब्वियसली इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं, जो कि हर पॉलिसी में ही कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा इस मिशन को अनाउंस किया गया था, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। तो ध्यान रखना कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या चीज है, और गवर्नमेंट इसके लिए एक नेशनल लेवल पे मिशन भी अनाउंस कर चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया के बारे में। इसमें 2-3 बड़ी चीजें हुई हैं। पीएम अनवेल्स इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट वर्थ ओवर ₹1000 करोड़ टू इंक्रीज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड टूरिज्म इन ईस्टर्न इंडिया। ये खबर अगेन इसी साल के शुरुआती टाइम की है। इसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं? नंबर 1, हल्दिया का दोस्तों मल्टी मोडाल टर्मिनल ओपन हुआ है वेस्ट बंगाल में, जिसको कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत इनॉग्रेट किया गया है। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा अभी 2 मिनट में करूंगा। ये जो हल्दिया का एमएमटी खुला है, मल्टी मोडाल टर्मिनल, इसकी जो कैपेसिटी है इट इज अराउंड 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। नाउ इसी जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट में, जिसमें कि ये लोग बेसिकली, आप ये हिसाब लगा लीजिए कि वाराणसी से लेके हल्दिया तक इस चीज को प्लान किया इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक इस चीज को प्लान किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा नहीं, वाराणसी से लेकर हल्दिया तक ही इस प्रोजेक्ट को प्लान किया जा रहा है, जो कि नेशनल वाटरवे 1 के ऊपर ही इसको प्लान किया जा रहा है। इसके ऊपर ये 1 एमएमटी के साथ 2 और एमएमटीज लेकर आने वाले हैं। एक साहिबगंज में बनेगा जो कि झारखंड में है, और एक दोस्तों बनारस में ही बनेगा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुल मिला के 3 एमएमटीज बनने वाले हैं इस जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत, जो कि वाराणसी से हल्दिया के बीच में चलने वाला है। सेकंड है मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ये गुवाहाटी में निकाला गया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए निकाला गया है। फाउंडेशन स्टोन बनाया गया है फॉर अ शिप रिपेयर फैसिलिटी इन गुवाहाटी एट पांडू टर्मिनल, एंड साथ में मोर देन 60 कम्युनिटी जेटीज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रिवर गंगा। तो ये छोटी मोटी खबर है। ये आपकी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। इनलैंड वाटरवेज के ऊपर सरकार इतना फोकस क्यों करती है? ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो शेयर है टोटल ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवेज का काफी कम है। नेदरलैंड्स में 42% है, चाइना में 8.7 है, यूएसए में 8.3 है, यूरोप में 7% है, और इनलैंड वाटरवेज का इंडिया में शेयर केवल 0.5% है। वहीं रोड का 65 है, रेल का 27 है। ध्यान रखना, ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रोड का है, रेल का कम है, काफी कम है, और बचा हुआ उसके बाद आपका फिर ये प्लेन्स हो गए, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह हो गया। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमें कार्गो मूवमेंट के हिसाब से टारगेट रखा है कि हम लोग 2030 तक 200 मिलियन मेट्रिक टन का मूवमेंट इसके थ्रू करना चाहते हैं। इवन जो एक्ट आया था 2016 में, उसने 111 नेशनल वाटरवेज को दोस्तों डिक्लेयर किया था, ठीक है। और ये लेकिन ऑपरेशनल काफी कम है। इस मैप को देख लेना, इसमें 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों तो मालूम होने ही होने चाहिए।
और अगर इंपॉर्टेंट है भी तो याद करने काफी मुश्किल है, तो इसीलिए एटलीस्ट इन चारों को डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखिएगा। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड IWAI जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इसको इंप्लीमेंट कर रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। मल्टी मोडाल टर्मिनल्स इसी जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं। कुल मिला के 3 बनाए जाएंगे, हल्दिया में, साहिबगंज में और आपका वाराणसी में इनको बनाया जाएगा। IWAI का हेडक्वार्टर आप जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है लीड्स रिपोर्ट। इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। तो ये पहली बात तो निकालता कौन है? हर बार में तुक्का ये मत मारो कि नीति आयोग निकालता है। ये दोस्तों लीड्स का जो इंडेक्स की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाली जाती है। बताती है कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स किस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तो लीड्स एक इंडिजिनस डेटा ड्रिवन इंडेक्स है टू असेस लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये सारे स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। पहले क्या कर रहे थे? पहले ये लोग रैंकिंग कर रहे थे सभी स्टेट्स की। इसको काफी पहले लॉन्च किया गया था, 2018 में ही इसको दोस्तों लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि अभी ये लोग इसको रैंकिंग की जगह ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ग्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने स्टेट्स और यूटीज को बांट दिया है कि एक अचीवर्स हैं, एक फास्ट मूवर्स हैं और एक एस्पायरर्स हैं। अचीवर्स मतलब कि 90% से अधिक उनका स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो रैंकिंग नहीं दे रहे, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है। और फास्ट मूवर्स में जिनका स्कोर 80 to 90% है और उसके बाद एस्पायरर्स में जिनका स्कोर 80% से कम है। तो ये बेसिकली एक तरीके से पुश करना चाहते हैं कि जो एस्पायरर्स है वो इसमें आए, जो फास्ट मूवर्स है वो इस कैटेगरी में जल्दी से पहुंच जाएं। आई थिंक जब ये हो जाएगा तो उसके बाद शायद फिर ये लोग रैंकिंग देने लग जाएंगे। लेकिन इन्होंने नंबर 1 स्टेट का भी नाम बताया है कि महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पे आती है, विच इज टॉपिंग अमंग दी अचीवर्स स्टेट। बाकी इन्होंने ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बताया है। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, HDR रिपोर्ट हर साल आती है दोस्तों। HDR रिपोर्ट में थोड़ी अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई है कि ग्लोबल HDI गिरा है फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ऑब्वियस सी कारण बात है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके बाद आपका जो कोविड-19 पैंडेमिक था, उसके बाद स्कूलिंग और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह में काफी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया का रैंक 132 है। खराब बात यह है कि इन कंपैरिजन टू अवर नेबर्स श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान हमारा रैंक काफी खराब है। लेकिन इंडिया के बारे में अच्छी बात यह है कि हम लोग जेंडर गैप को काफी तेजी से ब्रिज कर रहे हैं, फास्टर देन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डेवलपमेंट गैप है उसको काफी तेजी से कन्वर्ज किया जा रहा है। HDI डिक्लाइन क्यों हुआ है? ऑब्वियसली पूरे दुनिया में इसका कारण बड़ा क्लियर है, वही कोविड-19 पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ एंड जो कोविड-19 की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफी डिप हुई है। तो ये आपको मालूम होगा, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड GNI इंडेक्स, जिसमें कि ये पर कैपिटा इनकम देखी जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आंकने के लिए। उसके बाद ये नॉलेज को आंकने के लिए और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को आंकने के लिए ये वाला आपका पैरामीटर लिया जाता है। इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू फेल इन 21-22 फ्रॉम 2020, प्लेसिंग द कंट्री इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एट 11.9 ईयर्स, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एट 6.7 ईयर्स, ठीक है। ये आंकड़े आप छोड़ सकते हैं, ये उतना रेलिवेंट नहीं है। बस ये थोड़ा बेसिक्स आइडिया रखना कि ग्लोबल HDI में डिक्लाइन हुआ है, इंडिया का रैंकिंग आसपास के देशों से खराब चल रहा है। दैट्स इट गाइस, और ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। बिफोर आई एंड द टॉपिक बताना चाहूंगा वंस अगेन दोस्तों, पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मात्र प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मात्र मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 2900 में एंड 2500 में रिस्पेक्टिवली। एनरोल करने के लिए आप लोग ये वाले कूपन कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।